हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। पिछली बार तकनीकी खराबी के कारण हम लाहौर की संधि नहीं कर सके थे जब हम कर रहे थे पंजाब का उत्थान और विलय। प्रथम सिख युद्ध किया था हमने और लाहौर की संधि। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। इसकी शर्तें: पहली, पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और वे प्रदेश कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए। दूसरी शर्त थी, सतलज और व्यास नदी के बीच का जलंधर, दोआब और इसमें स्थित सभी किलों पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तीसरा, पंजाब राज्य पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोप दिया गया। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1 करोड़ के बदले में हज़ारा और कश्मीर के प्रदेश कंपनी को सौंप दिए। चौथा, सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। पंजाब में तोपखाने को भी सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब ने कंपनी की पूर्व स्वीकृति बिना किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन को अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया। नेक्स्ट था, कंपनी की सेना को स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की स्वीकृति दी गई। पंजाब दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करने की बात भी मान ली गई। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। सिख सरदारों ने सोचा कि यदि ब्रिटिश पंजाब से हट गए तो पंजाब में पुनः अराजकता पैदा हो जाएगी। अतः 15 दिसंबर 1846 को ही एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन सत्ता के समस्त अधिकार ब्रिटिश एजेंट को सौंप दिए जाएं। उन्होंने कंपनी से प्रार्थना की गई और वह लाहौर संधि में पर्याप्त संशोधन किया जाए। नेक्स्ट, अगली संधि है भैरोवाल की संधि 30 दिसंबर 1846। सिख सरदारों के अनुरोध पर 30 दिसंबर 1846 को पंजाब राज्य और कंपनी के मध्य नई संधि संपन्न हो गई, जिसे भैरोवाल की संधि कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे लाहौर की द्वितीय संधि भी कहते हैं। तो अब ले रहे हैं हम भैरोवाल की संधि 30 दिसंबर 1846। इसकी शर्तें इस प्रकार से थीं। पहली, महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य का शासन एक परिषद को सौंपना तय किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट को परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसे परिषद के 8 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना तय किया। अब हम लेंगे परिणाम। सिखों के लिए प्रथम सिख युद्ध के परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। लाहौर की संधि के अनुसार सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि उसके अधिकार से निकल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी आय का बहुत बड़ा साधन और आबादी का हिस्सा खो देना पड़ा। अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित करके रणजीत सिंह के विशाल राज्य को छिन्न भिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रणजीत सिंह द्वारा निर्मित विशाल सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसे कमज़ोर बना दिया गया। लाहौर दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति करके पंजाब राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया। भैरोवाल की संधि ने इस राजनीतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। पंजाब की वास्तविक सत्ता अब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई और पंजाब राज्य ब्रिटिश सेना के नियंत्रण में आ गया। अब लेंगे हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। 1848 में हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह हार्डिंग की तरह प्रयोगात्मक सहनशीलता की नीति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वह एक कट्टर साम्राज्यवादी था और भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण चाहता था। उसके आने के कुछ महीनों बाद ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण, पहला, अधिकांश सिख मानते थे कि प्रथम सिख युद्ध में उनकी पराजय का मूल कारण उनकी कम संख्या व कमजोरी न होकर उनके नेताओं लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह की गद्दारी थी।
सिखों का मानना था कि यदि वे अब भी संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से युद्ध करें तो उन्हें परास्त करना कठिन नहीं था। सभी चाहते थे कि सिख राज्य को पुनः स्वतंत्रता तथा स्थिरता प्रदान की जाए। दूसरा, पंजाब में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट ने पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था में जब मामूली परिवर्तन किए गए तो सिखों का असंतोष और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का निश्चय किया। तीसरा, भैरोवाल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी, शासन के समस्त अधिकार ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गए थे। ब्रिटिश रेजिडेंट ने शासन में उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे राज्य प्रशासन में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा और सिखों का प्रभाव कमज़ोर हो गया। और चौथा कारण था, लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त थी। हजारों सिख सैनिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। बचे हुए सैनिकों के वेतन में भी कमी कर दी गई, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः युद्ध की बात करने लगे। अब हम लेंगे घटनाएं। 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के तट पर रामनगर के स्थान पर दोनों पक्षों में पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों को हानि हुई। 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में अनिर्णायक युद्ध हुआ। 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। दोनों पक्षों के मध्य अंतिम युद्ध चिनाब नदी के तट पर गुजरात नामक स्थान पर 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। इस निर्णायक युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी प्रकार इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है पंजाब का विलय। 29 मार्च 1849 को डलहौजी की एक घोषणा के द्वारा महाराजा दिलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख राज्य का अंत हो गया। सिखों की पराजय के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली शक्ति का भी अंत हो गया। पंजाब विलय के संबंध में डलहौजी की नीति के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। उसकी नीति का समर्थन करते हुए कुछ लेखकों ने लिखा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने यद्यपि पंजाब का शासन अल्पवयस्क दलीप सिंह के हितों को ध्यान में रखते हुए किया था, परंतु इससे सिख सरदारों के स्वार्थों की पूर्ति न हो पाई और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कुचक्र रचने शुरू कर दिए। इतिहासकार हंटर का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के समर्थक लेखकों का कहना है कि सिखों ने लाहौर और भैरोवाल की संधि का उल्लंघन किया था। डलहौजी ने भी कहा था कि सिखों ने संधि को तोड़कर ब्रिटिश पर युद्ध थोप दिया था, परंतु इतिहास का कोई भी विद्यार्थी संपूर्ण घटना चक्र के अध्ययन के बाद डलहौजी की इस कार्यवाही को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। यह तर्क कि सिख सरदारों ने लाहौर और भैरोवाल की संधियों का उल्लंघन किया आधारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि लाहौर दरबार की समस्त सत्ता और पंजाब राज्य का सैनिक एवं असैनिक नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथों में था। ब्रिटिश सेना लाहौर दरबार की सहायता के लिए गई थी और विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद लाहौर दरबार को ही समाप्त करना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आधार न तो नैतिक था और न ही सिख सेना का विद्रोह। यह डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। पंजाब का विलय भारत सरकार की एक सुनियोजित पूर्व योजना थी। मेजर आइवंस ने लिखा है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना पवित्र विश्वास का निर्लज हनन था। महाराजा दिलीप सिंह का इस विद्रोह में कोई हाथ नहीं था। डलहौजी ने उसके समस्त अधिकारों और उसके राज्य को छीनकर कोई न्याय संगत कार्य नहीं किया था। तो ये था पंजाब का उत्थान और विलय।